अब ची के बारे में हमने पढ़ लिया, ची आती है, पर ची आती कहाँ से? डिफरेंट सोर्सेज से आती है। फूड से आती है, पेरेंटल ची होती है जो हमें जन्म से हमें मिलती है, जिसको जेनेटिक्स मैंने कल समझाया था, जेनेटिक्स कैसे रोल प्ले करती है, कैसे एक इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। आप जानते हैं कैसे पास होती है? इंफॉर्मेशन पास होती है थ्रू क्रोमोसोम्स। पेरेंट से बेबी में क्रोमोसोम्स के द्वारा इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। तो एक पेरेंटल एनर्जी हर बच्चा लेकर पैदा होता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोर्स, शक्ति वो लेकर पैदा होता है, जिसको हम पेरेंटल एनर्जी बोलते हैं। तो पहली चीज जो बच्चा मांगता है वो मांगता है खाना। तो वो जो फूड जिससे जिससे हम एनर्जी लेते हैं, दैट्स कॉल्ड कूची। अगर हमारा खाना शुद्ध है, खाना अच्छा है और अकॉर्डिंग टू अवर प्रकृति है। अब आप कह सकते हैं कि यार नॉन वेज खराब है, नॉन वेज भी अच्छा है। अगर आपका काम फौज में लड़ने का है, मर्डर करने का है, मारने का है, शक्ति चाहिए, तो आप नॉन वेज अलाउड है हमारे शास्त्र में। आयुर्वेद में आपको पता है, आयुर्वेद में मांस के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। मेंढक का मांस खाना भी अलाउड है, तिलचट्टा यानी ये जो कॉकरोच है ये भी खाना अलाउड है अस्थमा पेशेंट को, ये भी दिया जाता है केले में रख के। अस्थमा की दवाई आपको पता हो, ये जो तिलचट्टा होता है, ब्लाटा ओरिएंटलिस, ब्लाटा ओरिएंटल इंडिका, इंडिका ब्लाटा इंडिका जो है इंडियन जो तिलचट्टा है, और ये अगर थोड़ा छोटा होता है, ये अगर ये केले के अंदर कट करके उसको रख के पेशेंट को खिला दो अस्थमा में बिना बताए, ये आयुर्वेद में, आयुर्वेद के ग्रंथ में दिया गया है ये खाने को, ये खिला सकते हैं पेशेंट को। मेंढक का मांस भी दिया गया है किस किस कंडीशन में खिला सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि नॉन वेज भी डिनाइड नहीं है, पर आपकी प्रकृति क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, उसके हिसाब से ही आप खाना खाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद जो है वेज पे चलता है या शाकाहारी है ना, मांसाहार भी हमारे यहाँ मना नहीं है, लेकिन आपका प्रोफेशन होना चाहिए उस हिसाब से। तो अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना खाना, दैट्स कॉल्ड कूची, के यू कूची। फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट सब ब्रांच ऑफ ची इज कॉल्ड कूची। फिजियोलॉजिकल एनर्जी जो हमें फूड से मिल, फिजियोलॉजिकल एनर्जी का मतलब क्या है? अगर एक आदमी खाना नहीं खाएगा, उससे एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, तो उसका दिल कैसे धड़केगा, उसकी किडनी कैसे काम करेगी, उसका ब्रेन कैसे? अगर कोई आदमी 10 दिन भूखा रहेगा तो धीरे धीरे उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, लिवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, कीटोसिस हो सकता है। तो ये सारी चीजें उसको हो सकती हैं, तो इसलिए उसको कांस्टेंट फूड चाहिए, और फूड भी इन ए बैलेंस्ड वे, उसकी प्रकृति के हिसाब से। वात प्रकृति है, अभी आपको पता होगा व्हाट्सएप पे कितना आता है वो सिनेमन खाने का, दाल के अंदर चीनी डाल के, दाल चीनी बोलते हैं उसको, दालचीनी खाने, तो वो पित्त प्रकृति अगर है तो दालचीनी सूट नहीं करेगी। तो प्रकृति के हिसाब से खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ एनर्जी दैट्स कॉल्ड कूची। तो पेशेंट का हमें ये पता होना चाहिए वेदर हिज ईटिंग हैबिट्स आर हेल्दी और नॉट। आप चाहे उसको एक्यूपंक्चर करें, आयुर्वेद करें, होम्योपैथी करें, एक्यूप्रेशर करें, कुछ भी करें, वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसकी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं होंगी। तो कुछ ही जो एनर्जी ले रहा है, अब मान लीजिए कोई आदमी मैदा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो उसका क्या आप पेट ठीक करोगे? क्या कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हो? कर नहीं सकते उसका, कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी योग करा दो उसको, कुछ भी एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दे दो, उसका नहीं ठीक होगा। जो हमारे स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टलेटिक 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 वेव्स होती है, याद रखिए ये टर्म याद रखिए, जब मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आएगा। दिस कॉल्ड पेरिस्टलेटिक वेव।
हमारे स्टमक में, पेट में, आंतों में एक वेव चलती है ऐसे, पेरिस्टलेटिक वेव, उससे खाना वो आगे बढ़ाती है। तो ये पेरिस्टलेटिक वेव्स जब आगे चलती हैं तो खाने को आगे बढ़ाती हैं। अगर वो फूड वहां पे जमा हुआ है मैदा की फॉर्म में तो वो वेव्स नहीं चलती, फूड को आगे नहीं बढ़ाएंगी, तो वो कभी सर्कुलेट, वो आएगा ही नहीं, एक्सेस में एक्सक्रीशन होगा ही नहीं। तो एक्सक्रीशन नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेटेड रहेगा। ये जो वेव होती है ना, वेव चलती है, इसको पेरिस्टलेटिक वेव्स बोलते हैं। लहर चलती है, लहर पेट में जो खाने को आगे बढ़ाती है। सो फर्स्ट एनर्जी इज कॉल्ड कू ची। Ku chi is very very important, and we should balance it. Second energy is called zong chi, Z-O-N-G, zong chi, zong chi. This information is similar and new to everybody, whether it's a old student or a new student. नए और पुराने स्टूडेंट के लिए ये सेम सिमिलर इंफॉर्मेशन है, ये याद रखनी चाहिए अगर आपको आगे तक जाना है। तो हर इंफॉर्मेशन जब हम पेशेंट को उसके प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे लिखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने पेशेंट की कौन सी एनर्जी बैलेंस की है। अगर एक डॉक्टर ने लिखा है कि कूची ऑब्लिक पित्त, तो कूची बैलेंस करना है पित्त के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से, उसके हिसाब से उसको योग होगा, उसके हिसाब से उसकी डाइट होगी, उसके हिसाब से उसका एक्यूपंक्चर होगा। एंड ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको दिमाग में बैठा लेना है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं, जैसे आप एक डॉक्टर की लैंग्वेज को दूसरा डॉक्टर समझता है, इसी तरह से एक एक्यूपंक्चर की या ओरिएंटल लैंग्वेज को दूसरा ओरिएंटल डॉक्टर ही समझ पाता है। तो ये टर्म अगर आपको नहीं आएंगी तो कल को एक्यूपंक्चर का कोई डॉक्टर कुछ लिख रहा है तो आपकी समझ में नहीं आएगा ये कूची क्या होता है। So technical terms are very very important to understand कि हम इसको याद कर लें। So second type of chi is zong chi, Z-O-N-G-Q-I, zong chi. And this is the first time मैं सारे इतने डिटेल में करा रहा हूँ। मैंने किसी ग्रुप में इतना डिटेल में कभी नहीं कराया इतने साल में। अभिषेक पहले आपको भी नहीं कराया मैंने ये सब। नो सर। हाँ, अभिषेक को तो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते 1-1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गए शायद, काफी कुछ इसने किया है। तो zong chi is energy which we get from lungs, from environment. In inspiration, हमारे सांस लेने के दो तरीके, 2-3 अवस्थाएं होती हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये 3 प्रोसेस, सांस लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, रोकते हैं, सांस लेते हैं, रोकते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। तो जब सांस लेते हैं तो जो एनर्जी हमारे साथ अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड ज़ोंग ची। सांस लेने का तरीका ठीक करना भी जरूरी है, खाना ठीक करना जरूरी है, सांस लेना ठीक करना जरूरी है। और सांस लेने का ठीक करने का तरीका क्या है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में सिखाया जाता है। जब आपको मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा कि किस तरह से पेशेंट के सांस लेने के तरीकों, डायफ्राम ब्रीदिंग कराई जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि उसके सांस लेने खाने के तरीके के साथ उसको ठीक कर दिया जाएगा, और तीसरा फिर उसको एक्यूपंक्चर दिया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ज़ोंग ची इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द ज़ोंग ची इज नॉट बैलेंस्ड, which you can diagnose from tongue, from pulse, if ज़ोंग ची is not balanced, he first balanced his or her way of taking inspiration or expiration, whether he or she is taking breathing in a right way or not. It may lead to the deficiency of oxygen or deficiency of carbon dioxide sometimes. तो अगर सांस ढंग से नहीं ले रहा है कोई, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल नहीं हो रहा है उसके टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर, तो उसकी ज़ोंग ची को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। Now I'll give you another 5 minutes to ask any question because there are another 7 type of chi, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम
यहीं पे करते हैं। आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है, आप बताइए कोई क्वेश्चन आपका हो यहाँ तक जहाँ तक हमने किया है तो मैं शेयर कर दूंगा। जी बताएं। So there is no question. I think everything is clear. सब क्लियर है। और जैसे कि आपने बताया कि हमें अब आप कह रहे हैं कि 7 तरह की चीज और बताएंगे आप। हाँ, टोटल 9 सब डिवीजन है, टोटल 9 सब डिवीजन ऑफ ची है, प्राण के या ऊर्जा के या एनर्जी के 9 सब डिवीजन जो हम एक्यूपंक्चर में पढ़ते हैं। पेशेंट को, हमारा कंसर्न पेशेंट को ठीक करने से लेकर है, हमारा कंसर्न और किसी चीज में डिटेल में नहीं है। ताउज में जाओगे तो फिर तो एंडलेस चलता जाएगा। तो पर अभी हमारा कंसर्न पेशेंट को ठीक करने तक है, तो हमारे सिलेबस में 9 टाइप की ची है। जी तो जो चीज आपने बताया सर, ये बेसिकली लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स और यूनिवर्स से जो हम लेते हैं, लंग्स से जो यूज होती है जोंगची। लंग्स और आपके और यूनिवर्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी लंग्स करते हैं। ठीक है सर। ब्रह्मांड से जो आप सांस लेते हैं, अर्जुन ने बोला कृष्ण से कि मेरे तो घबराहट हो रही है, मेरे को तो हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे। तो भगवान कृष्ण गीता में उसको कहते हैं कि मन रूपी घोड़े को श्वास रूपी चाबुक से साधो। अगर आपका मन विचलित है, घबराहट हो रही है, तो आपको उसको सांस की गति को बदल देना है। अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कभी भी आपको गुस्सा आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और आप गुस्सा लाना चाहते हैं तो अपनी ब्रीदिंग को तुरंत शैलो कर लो, आप गुस्सा करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप इरिटेट होने लग जाएंगे। जनरली एक नॉर्मल इंसान 14 to 15 16 ब्रीदिंग ब्रेथ लेता है, ब्रीदिंग करता है इन ए मिनट। और अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की जाए तो 1 मिनट में 3-4 ब्रीदिंग पर आप आ जाते हो। और इतना करने के बाद फिर आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बदल जाता है, पैटर्न ऑफ स्लीप बदल जाता है। तो जोंगची ये है। जोंगची एक एग्जामिनेशन पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है और पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में इम्पोर्टेंट होगा, किस तरह से हम उसको मैनिपुलेट करते हैं एक्यूपंक्चर पॉइंट के थ्रू। LU7 LU9 ये सब आपने पढ़ा, ये सब किस पॉइंट से हम जोंगची को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना का चल रहा है लंग्स के अंदर, तो आपको पता है पॉइंट्स कैसे हम एनर्जी इंप्रूव करते हैं लंग्स। अभी नए बच्चे आ रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मैं लेने को तैयार हूँ, 1-2 मिनट और देने को तैयार हूँ। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, बड़ा कीमती आप समय देते हो अपना, मैं समझ सकता हूँ आपका कीमती समय है। जी बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं जी, कल मिलते हैं 7 बजे। ओके जी, थैंक यू बाय सर। बाय बाय। Bye.